आज मैं आपके साथ फिर आया हूँ। मैं किसी भी टॉपिक पे टाइम नहीं लेता हूँ, पढ़ाना होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे नॉलेज के अकॉर्डिंग। मैं किसी भी वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ तो पढ़ाई डायरेक्ट शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ मैं आपको ज़्यादा लंबा लेके जाऊँ वीडियो। तो आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर की एक टॉपिक है रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी जो है वो हमारी बीएससी एजी की एक टॉपिक है, एक बुक है और इसमें आपका एक पेपर होने वाला है जो 50 नंबर का है। 50 नंबर का एक पेपर है जो आपका भी पेपर होने वाले हैं रूरल सोशियोलॉजी। तो रूरल सोशियोलॉजी है क्या? ग्रामीण समाजशास्त्र। एक होता है समाजशास्त्र, एक होता है ग्रामीण समाजशास्त्र। तो अगर हम समाजशास्त्र में जाते हैं तो हर तरह के समाज, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो ग्रामीण हो या किसी समुदाय के हो, हर तरह के समाजशास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन हम रूरल सोशियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र हमारा जैसे कि गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण कहा जाता है। जो गांव में रहते हैं, गांव वो होता है जिसमें लोग प्रकृति के बीच में रहते हैं, प्रकृति से जुड़ाव रहता है, उसको हम गांव कहते हैं। एक छोटा भूभाग जहां पे जनसंख्या रहती है और वो एक दूसरे से मिलकर परस्पर रहते हैं, उसको ग्रामीण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार एक जो हमारे सैंडरसन के अनुसार जो है, सैंडरसन एक हमारे जो समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र कहता क्या है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है। क्या है ग्रामीण समाजशास्त्र? कि ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र। ग्रामीण समाज अभी मैंने बताया जो गांव में रहते हैं उनके और उनके बीच रहने वाले लोग के बीच में जो समाज बना है उसका ही है वो ग्रामीण समाजशास्त्र। उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो उनके पर्यावरण से वो प्रभावित होते हैं, ग्रामीण होते हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, तो उनका वो समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। एक तो हमारे ये विद्वान हैं जो ये चीज को कहते हैं, दूसरे हमारे विद्वान हैं जो कहते हैं स्टुअर्ट चैंपियन के अनुसार। स्टुअर्ट चैंपियन क्या कहते हैं कि ग्रामीण समाज जो है, ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण समाज का जनसंख्या, ग्रामीण के सामाजिक संगठन, ग्रामीण समाज कार्यकर्ता और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। क्या है कि ग्रामीणों की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, साथ ही उनका सामाजिक संगठन। हर जगह पे आप जाएंगे तो संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं, कम्युनिटी होती हैं, तो उनका संगठन का जो अध्ययन है या कार्यशैली है या जो उनकी प्रक्रिया है वही समाजशास्त्र है। बहुत शॉर्ट में मैं वीडियो को लेके चलूंगा, यही जो है वो समाजशास्त्र है। तो जो ग्रामीण के एक है हमारे जेबी चिदम्बरम कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है कि जो ग्रामीणों के और उनका मानव समूह जो है उनके संबंध में अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। अब ग्रामीण समाजशास्त्र के ये परिभाषाएं हो गई। अब कई तरह की विधियां हैं, वैज्ञानिक संगठन है, ज्ञान के स्वरूप है, सत्यता है, उनकी वैज्ञानिक विधियां हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, उनके कार्यों का वर्णन है। तो जो हमारे शोधकर्ता होते हैं या जो समाजशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रामीणों के ऊपर अध्ययन करते हैं। उनके अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विज्ञान कहा गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। रूरल सोशियोलॉजी एक क्या है? साइंस है। रूरल सोशियोलॉजी एक साइंस है जिसमें ज्ञान के स्वरूप की सत्यता को जानते हैं कि उनमें क्या सत्यता है, क्या नहीं है, ग्रामीणों का जीवन कैसा है, उनके जो संगठन है वो कैसे हैं, उनकी क्या विधियां हैं, इनके वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र में कि हम उनका ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्या है। आखिर में ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र बना, मैंने कल भी एक पहले वीडियो में आपको बताया है DISC
DIS। DIS मतलब डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस और स्कोप। मैंने एक वीडियो में आपको बताया DIS, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको DIS पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक तो मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया, अब डिफिनीशन के बाद आप इस इंपॉर्टेंस पढ़िए कि इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामीण समाजशास्त्र का। तो भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है ना वो ग्रामीण है। क्या है भारत की अधिकतम जनसंख्या? ग्रामीण है। भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो ग्रामीण समाज से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया और मतलब डायरेक्ट शहर से ही आया। ज्यादातर जो शहर बसे हैं उसमें जो आप लोगों को लोग दिखते हैं वो ग्रामीण समाज से ही आते हैं, ग्रामीण समाज में ही रहते हैं और उनका अध्ययन ही करना भारतीय समाजशास्त्र या ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। भारत में जो है वो लोग, और भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो हमारे ग्रामीण किससे रहते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं? कृषि पे। तो हमारा कृषि प्रधान देश है भारत, तो अधिकतर जनसंख्या गांव से आती है और यही ग्रामीण समाजशास्त्र है। उसके बाद ग्राम की जो एक संस्कृति होती है ना, एक मूल स्रोत होता है। गांव जो है संस्कृतियों का मूल स्रोत है, मूल जड़ है। किसी भी संस्कृति का रेवोल्यूशन जो होता है, जो उभार होता है, जो आता है, वो किससे आता है? ग्रामीण से आता है। ग्रामीणों से संस्कृति, ग्रामीण होते हैं वो संस्कृतियों को बचा के रखते हैं। तो जो संस्कृतियां हैं भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। हमारे समाज में संस्कृति को समझने के लिए गांव को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी संस्कृति को आप ऐसे जान जाएंगे। किसी भी जो भी शोधकर्ता होते हैं आप देखेंगे तो किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज पे शोध करने के लिए उनको उसके मूल तक जाना पड़ता है। तो अगर भारतीय संस्कृति को कहीं पे आपको जानना है तो आप गांव में जाइए, क्योंकि वो उसका उद्गम क्षेत्र है। उद्गम क्षेत्र पे जाएंगे तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी। ये इसकी विशेषता है। एक इसकी क्या विशेषता है कि इस पे अध्ययन करना संभव है। सब चीजों पे आप अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन ग्रामीणों के जीवन पे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस पे अध्ययन करना संभव है, इसीलिए ये इसकी विशेषता है। इसमें जाति है, प्रथा है, परिवार हैं, इन सब पे हम अध्ययन करते हैं। जैसे परिवार में जाएंगे तो एकल परिवार है, सम्मिलित परिवार है, कई जातियां हैं, उपजातियां हैं। तो इन पे हम अध्ययन करते हैं कि इस जाति वर्ग के लोग कैसे रह रहे हैं, इस जाति वर्ग के लोग कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ इतने दूर में ही समाजशास्त्र है। इसका कोई पैमाना नहीं है, इसको हम नाप नहीं सकते हैं समाज को। उसके बाद गांव में आपको एक और चीज भी देखने को मिलती है, दीनावस्था एवं दरिद्रता का दृश्य। गांव जो है उस समाजशास्त्रियों के अनुसार दीनावस्था और दरिद्रता दिखाता है। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि गांव में गरीब लोग रहते हैं, शहरों में अमीर लोग रहते हैं। तो एक दृश्य ये भी उभर के आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न को पैदा करने वाले ही लोग, देखिए काफी मतलब सोचनीय बात है कि जो पूरे हिंदुस्तान को खिला रहा है वो ग्रामीण खुद भूखा तरसता है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। तो हमारा एक ये भी दिखाता है कि वही भारतीय ग्रामीण जो अन्न को पैदा कर रहा है वो खुद भूखे रह रहा है। ये इसको दिखाता है क्योंकि भारतीय कृषक जो हैं वो गेहूं भी उगाते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, परंतु उन्हें खा नहीं सकते क्योंकि उनको अगली खेती के लिए फिर पैसा चाहिए होता है, तो वो बेचते हैं। अभी तो आपने त्रासदी देखी, अभी आपने त्रासदी हुई थी। गांव में दूध घी पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये क्या होता है शहरों में नगरों में बेच दिए जाते हैं, तो कम खाते हैं। अब ग्रामीण समाज जो है वो तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आज से अगर 20-25 साल पहले जाएंगे आप तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कम डेवलप होते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता था। लेकिन आज के परिवेश में ग्रामीण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हर चीज में उभर के आगे आ रहे
चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो आपका साइंटिफिक खोज हो, हर चीजों में ग्रामीण आ रहे हैं। और स्वतंत्रता संग्राम भी ग्रामीण जीवन पर प्रभाव पड़ा। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसका भी प्रभाव ग्रामीणों पर पड़ा। ग्रामीणों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। प्राचीन काल से ग्रामीण सहयोग दिए हैं राष्ट्र का निर्माण में। और एक इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रामीण पुनर्निर्माण। पुनः निर्माण एक होता है, मतलब रीजेनरेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से बनाना ग्रामीणों का। तो भारत को जैसे मैंने बताया कृषि प्रधान देश है, यहाँ संस्कृति के मूल स्रोत है कि हैं। यहाँ 70% जनसंख्या जो है हमारे भारत की 70% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, विलेजर्स है हमारे। क्या है, विलेजर्स हैं। 70% जनसंख्या हमारे यहाँ विलेजर्स हैं। और उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक, पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम के गुजरात तक हमारे यहाँ क्या है, विलेजर्स हैं। और यही विलेजर्स पूरे भारत को अन्न देते हैं। ये ग्रामीण है, ये इनकी उपलब्धता है या इनके इंपॉर्टेंस है। इसी इंपॉर्टेंस में मैंने आपको स्कोप भी बताया। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने कृषि का कहा, कृषि उत्पाद शहरों में बेचते हैं, इनका स्कोप है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया गेहूं, धान, चना, सब्जी निकालते हैं, दूध, घी निकालते हैं, शहरों में ये बेचते हैं। तो इनकी ये भी एक स्कोप है। अब आते हैं कि समाज की संरचना कैसे है। देखिए वीडियो आपको 2-3 पार्ट्स में मिलेंगे सोशियोलॉजी के। एग्जाम के अकॉर्डिंग है तो आप ये ना समझिएगा कि ये बहुत लंबा जाएगा। जब एग्जाम बीत जाएंगे तो इसके ऊपर जो टॉपिक आप कहेंगे उसके ऊपर हम प्रॉपर 20-20 मिनट की वीडियो दे देंगे। लेकिन अभी आपको समझने के लिए बता रहे हैं अब कि समाज का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, सबका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो समाज भी है ना, इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि समाज ऐसे खड़ा हो गया है, इसका भी अपना एक मॉडल है, इसका एक रूप है, इसके अनेक अंग हैं, कंपाउंड्स हैं इसके। क्योंकि बिना अंगों के कोई भी व्यवस्था खड़ी नहीं होती है। तो सामाजिक संरचना को ही एक हमारे समाजशास्त्री हैं टालकट पार्सन्स, वो लिखते हैं कि सामाजिक संरचना जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों का एक समूह में सदस्य को ग्रहण करना और उनके पदों को और कार्यों को क्रमबद्ध तरीका से रखना। सामाजिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई संस्था हो, कोई एजेंसी हो या कोई संगठन हो, ये क्या करता है, लोगों के समूह को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके रखना और उनके जो कार्य होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से करवाना। ये उसके मूल स्ट्रक्चर है। अगर कोई संस्था या कोई समूह या कोई संगठन नहीं है तो कोई भी कार्य तितर बितर तरीके से होते हैं। 10 लोग हैं तो 10 लोग 10 तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब कोई एक संगठन होता है, कोई जो एजेंसी होती है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ नियमों और शर्तों के आधार पर काम करवाते हैं। और किसी भी कार्य के करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको अगर खाना बनाना है तो आप ऐसा नहीं है कि मसाला पहले पका दें, सब्जी बाद में काटें। ऐसा तो हो नहीं सकता। या मसाला बन जाने के बाद कच्चा सब्जी डाल दें। उसका एक प्रोसेस है ना कि पहले सब्जी कटेगी, धुलेगी, फिर वो फ्राई की जाएगी, तब उसमें मसाले, पानी वगैरह पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं कि खाना बनाने के बाद अब खा के तब नमक खाएं। तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो समाज की भी एक प्रोसेस होती है। ऐसे ही जिन्सबर्ग है, एक समाजशास्त्री हैं जिन्सबर्ग, वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात समूह या समितियां या संस्थाओं के प्रकार और उनके संकुल जिसके समाज का निर्माण होता है उससे संबंधित है। किसी भी संस्था या समूह का निर्माण या संरचना जो है किसी संगठन के स्वरूप पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, स्वरूप पे।
कई तरीके के हो सकते हैं। तो ये हमारे दो समाजशास्त्रियों के अपने अपने उदाहरण रहे हैं। एक चीज है कि जिन समाजशास्त्रियों के बारे में बता रहा हूं उनका नाम अगर कहीं ना कहीं आप मेंशन करते हैं तो जो आपके लिखने का प्रोसेस होगा उसमें आपको बढ़िया चीजें मिलेंगी। और उसको जब भी लिखे ना तो जैसे आपने कोई जिस वर्ड को लिखा तो उस पर ऐसे नीचे हाईलाइट कर दीजिए या किसी अदर पेन से लिख दीजिए, जिसकी वजह से एग्जामिनर का ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा, आपको नंबर मिलने में आसान रहेगा। अब हमारे भारतीय गांव, ये तो चलो समाज हो गया, समाज की संरचना हो गई, लेकिन ये समाज होता कहाँ है? तो हमारे ग्रामीण में। कहाँ होता है? ग्रामीण में। रूरल सोसाइटी, रूरल ग्रामीण में होता है, गांव में होता है। तो गांव की आखिर सामाजिक संरचना कैसे होती है? ये तो अभी हम आपको सामाजिक संरचना बता रहे थे, लेकिन सामाजिक संरचना में शहरी भी आएगा, ग्रामीण भी आएगा, लेकिन समाज की जो संरचना है उसमें ग्रामीण सामाजिक संरचना कैसे है? तो बहुत खूबसूरत संरचना होती है ग्रामीण समाज की, क्योंकि यह प्रकृति को समझने का एक आंतरिक तरीका है, या उनके संबंधों का, उनके समूहों को, उनके परस्पर संबंधों को और साथ ही उनके समुदायों को समझना पड़ता है। अगर हमको ग्रामीण समाज समझना है तो हम पहले ग्रामीण के समूहों को समझेंगे, उनके एक दूसरे के संबंधों को समझेंगे, उनके गांव के समुदायों को समझेंगे कि वो कैसे हैं, तब हम ग्रामीण समाज को समझ पाएंगे। क्योंकि ग्रामीण समाज की संरचना इन्हीं से होती है। सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई मैटर करता है तो वो होता है रिलेशन। सबसे ज्यादा मैटर क्या कर रहा है? रिलेशन। क्योंकि बिना संबंध के कोई भी समाज परस्पर तरीके से नहीं चलता, कंटिन्यूसली नहीं चल सकता। अब हमारा जो ग्रामीण समाज है इनमें अनेक स्थानीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है। इनका आप देखेंगे ना तो कई स्थानीय, जैसे धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, ये बहुत सारे हैं। धार्मिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं और सांस्कृतिक भी होते हैं। इनकी पूर्ति ग्राम स्तर से पूरी की जा सकती है। अगर आपको कोई धर्म का प्रचार देखना है तो ग्रामीण ही धर्म का प्रचारक होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ धर्म को बहुत माना जाता है, ये प्रकृति से जुड़े होते हैं। आप देखेंगे ना एक से एक राजनेता, आपको राजनीति देखेंगे, एक से एक राजनेता आपको ग्रामीण क्षेत्रों से आते मिलेंगे, क्योंकि वहां पे एक मान लीजिए पोटेंशियल है उनके पास। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना की विवेचना जो है एक हमारे समाजशास्त्री हैं डॉक्टर एम लावनिया। डॉक्टर एम लावनिया है, एक ग्रामीण समाजशास्त्री हैं हमारे डॉक्टर एम लावनिया जो है हमारे ग्रामीण समाजशास्त्र हैं। उन्होंने अपने पुस्तक ग्रामीण समाजशास्त्र में कुछ बिंदुओं को बताया कि जिसपे ग्रामीण समाजशास्त्र की संरचना होती है। वो बिंदु क्या है? तो पहला है संयुक्त परिवार। पहला क्या है? संयुक्त परिवार। दूसरा है नातेदारी। तीसरा है जाति व्यवस्था और जातीय पंचायत। मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं बता रहा जो आपने ग्रामीण में देखा ना हो या कोई जानता ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको अगल बगल मिल जाएंगी। संयुक्त परिवार आप देखते हैं, नातेदारी तो देखते ही हैं, जाति व्यवस्था है, जाति पंचायत है, जजमानी प्रथा है, विवाह है, ग्रामीण धर्म है, ग्रामीण शिक्षा है, ग्रामीण मनोरंजन है। ये 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट: ग्रामीण मनोरंजन, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण धर्म, विवाह, जजमानी, जाति व्यवस्था, नातेदारी, संयुक्त परिवार। ये 8 पॉइंट मिलके एक ग्राम के संरचना की ये निर्माण करते हैं। ज्वाइंट फैमिली क्या है? कि जहां 2-3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जहां 2-3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, वो 2-3 पीढ़ियों से ज्यादा के लोग साथ रह रहे हैं, 5-7 पीढ़ियां, 6 पीढ़ियां अगर रह रही हैं, तो क्या है कि वो संयुक्त परिवार है। एकल परिवार में एक ही लोग होते हैं, माँ बाप बच्चे, ये हो गया आपका एकल परिवार। लेकिन जिसमें दादा पोता, पिताजी, मम्मी, दादी, फुआ सब लोग रह रहे हैं एक साथ, दादा के पिताजी सब लोग अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है, जिनमें जनसंख्या ज्यादा होती है।
और ये सब एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, एक ही घर में इनका खाना बनता है। यही है संयुक्त परिवार। इसको आप जितना मैंने बताया ना, अगर 2-4 लाइन में लिखेंगे तो आपके पेजेज ऐसे ही बढ़ जाएंगे, अगर आप लिखना चाहें तो। ये है आपका संयुक्त परिवार। एक है ग्रामीण नातेदारी। नातेदारी आपने कई तरह की देखी होंगी। तो जैसे क्या है, एक दूसरे से लेन देन। नातेदारी में एक्चुअली यही चलता है कि एक दूसरे से लेन देन नातेदारी में चलता है। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपके नातेदार हैं, तो इनके अलग अलग से देखना है। 2 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। एक तो होता है अनुवांशिक संबंध, एक अनुवांशिक संबंध होता है, और एक होता है जैविक संबंध। 2 तरह के संबंध होते हैं। एक तो अनुवांशिक होता है और दूसरा होता है यौन संबंध। यौन संबंध सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है। तो 2 तरह के संबंधों में बांटा गया है इस नातेदारी को। अनुवांशिक संबंध मतलब दादाजी, बुआ, मामी, ठीक है, मामी नहीं, एक्चुअल में दादाजी हो गए, बुआ हो गई, मम्मी हो गए, पापा हो गए, चाचा हो गए, चाचा हो गए। ये क्या है, अनुवांशिक हेरिडिटी है, खानदानी हेरिडिटी इनको कहा जाता है, खानदानी कहा जाता है। मतलब एक जीन्स दूसरे जीन्स से मिल रहे हैं। और एक हो गया सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन या यौन संबंध किसे कहते हैं कि जब एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी करता है, एक मेल और फीमेल की जब शादी होती है, तो ये तो रिश्तेदार बने, साथ ही इसके पिताजी रिश्तेदार बने, इसकी माताजी रिश्तेदार बने, इसके भाई रिश्तेदार बने, इसकी बहन रिश्तेदार बनी, इसके फूफा रिश्तेदार बने। तो ये बढ़ते जाएंगे रिश्तेदारी। तो ये सेक्सुअल रिलेशन जो शादी के बाद रिलेशन बढ़ रहे हैं, और इनसे नातेदारी है, जैसे साला हो गया, साली हो गई, ससुर हो गया, सास हो गया, ये नातेदारी रिलेशन है। तो नातेदारी मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रजनन के कामना 2 प्रकार को जन्म देती है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया विवाह संबंधी नातेदारी, एक रक्त संबंधी नातेदारी। अनुवांशिकी जो मैंने बताया ना, वो रक्त संबंधी नातेदारी होती है, मतलब हमारा खून। आप कहते हैं ना गांव में कि हमारा खून है, तो वो एक नातेदारी हो गई, वो रिश्तेदारी हो गई है। और एक आपने विवाह से जो रिश्तेदारी कमाई वो हो गई। 2 तरह की रिश्तेदारी होती है। अब एक होती है काल्पनिक नातेदारी। एक काल्पनिक नातेदारी जानते हैं क्या होती है? प्राणियों संबंधी में नातेदारी होती है। समाज के बीच में इसकी स्वीकृति अनिवार्य होती है। जैसे कि आपने किसी को गोद ले लिया, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, आपने एक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, समाज इसकी अगर स्वीकृति दे देता है इसमें, क्योंकि समाज की स्वीकृति जरूरी है। अगर समाज स्वीकृति नहीं देता है तो वो फिर संबंध नहीं माना जाएगा। तो आप जब गोद लेते हैं, समाज उसको स्वीकृति दे दिया, तो वो भी एक आपका संबंध है। ये काल्पनिक, मतलब हम मान रहे हैं उसको कि वो हमारा संबंध है। जैसे आपका मित्र से जो आप संबंध निभा रहे हैं, जो नातेदारी निभा रहे हैं, वो क्या है, वो काल्पनिक है। आपसे ना उससे रिलेशन से जुड़े हैं, ना सेक्सुअल रिलेशन से जुड़े हैं, ना जेनेटिकल है, कहीं से भी आपका उसका रिलेशन नहीं है। लेकिन जो बेस्ट उदाहरण है ना नातेदारी का, वो गोद लेने वाला होता है, क्योंकि गोद आप अनजान व्यक्ति को ही गोद लेते हैं। अब जाति व्यवस्था और जाति पंचायत। जाति तो आप लोग इतने देख ही रहे हैं, पूरे देश में जातियों की व्यवस्था पे ही झगड़ा बवाल सब चल रहा है। तो जाति व्यवस्था तो कहना ही नहीं है। तो जाति में क्या है, जाति व्यवस्था में कई तरह के परिभाषाएं आती हैं। एक तो होता है कुल के अनुसार, कुल खानदान जिसे कहते हैं ना, कुल के अनुसार जाति व्यवस्था। तो कुल के अनुसार क्या है कि वो जेनेटिकली होता है, अनुवांशिकी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहा है वो एक जाति, ये हमरे जात, जैसे किसी राजपूत खून हो गया, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, रुद्र, तो एक ही जाति के जो आ रहे हैं, ये क्या है
कि कुल वाले, मतलब ये कुल में आ रहे हैं, हम फलाने कुल के, हम रघुवंशी कुल के हैं तो हम चंद्रवंशी कुल के हैं तो हम भृगु कुल के हैं, ऐसे करके कई कुल आते हैं। तो लोग अपने कुल को ज्यादा वरीयता देते हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। और इसमें मजूमदार ये जो बताया था, जैसे मैंने कुल का नाम भी इसलिए दिया क्योंकि ये जो अनुवांशिकी वाला बताया ना, हेरिडिटी वाला, इसको दिया ही था कूले ने। इसको किसने दिया था? कूले ने दिया था इस परिभाषा को। एक थे मजूमदार। मजूमदार क्या कहते हैं? मजूमदार मतलब जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक ऐसा वर्ग है जो बंद है, एक एरिया में बंद है, वो सीमित है। उनका कहने का मतलब है कि सीमित है। तो इस तरह से मान लीजिए केतकर एक है, केतकर समाजशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं केतकर कि समाज में जो जाति है वो केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है या वही उसके सदस्य बन सकते हैं जो उस जाति में जन्म लेते हैं। मतलब मैं किसी और पे नहीं दे रहा हूं, मैं ब्राह्मण आदमी हूं तो मैं खुद अपने जाति पे दे रहा हूं, क्योंकि लोग बुरा भी मान जाते हैं वीडियोस में। तो मैं अगर ब्राह्मण हूं तो इस जाति में उसी को आने का हक है जो इस कुल में जन्म लेगा, अन्यथा अदर कोई नहीं आता है। और सदस्यता एक कठोर प्रोसेस है, सामाजिक नियम इसमें बहुत कठोर नियम है। इसमें आप विवाह के लिए, जैसे इसमें एक नियम है कि आप विवाह करने से रोक दिया जाएगा, किसी अदर कास्ट में आप विवाह करते हैं उसी समय आपको रोक दिया जाएगा। समाज में देखो बाबू नियम बहुत रहता है और उसी नियम को आप मानेंगे तभी आप समाज में हैं, वरना समाज आपको बाहर कर देगा। तो इसमें विवाह के लिए एक नियम है, आप विवाह नहीं कर पाएंगे अदर जाति में। इसकी अच्छा जाति व्यवस्था में तो इस जातियों की ना एक खूबसूरती भी है, इनकी कुछ विशेषता है। तो विशेषता क्या है कि ये अपने समूह में विवाह कर सकते हैं, अदर समूह में नहीं करेंगे। खैर जेनेटिक्स में मैं आपको बता दूंगा इसी। अगर अंतर जातीय विवाह करते हैं, इंटरकास्ट विवाह करते हैं, तो इनके लिए बहुत कठोर नियम है। वो नियम इनको पालन करने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आके इनके जाति में विवाह नहीं कर सकता। जाति क्या है कि इसकी जो सदस्यता है, आप किसी भी पार्टी का सदस्यता तुरंत ले लेंगे, लेकिन विवाह में की जाति की जो सदस्यता है ना, इसके लिए आपको उसमें जन्म लेना पड़ेगा। अब बिना जन्म लिए इसकी सदस्यता आप ले नहीं सकते हैं। अधिकांश जातियों में निश्चित व्यवसाय भी होता है। जैसे हमारा ब्राह्मण का है तो हम लोग ठीक से कम पूजा वूजा कराएंगे, जो वैसे है वो है कि भाई बिजनेस करेंगे। तो जिसे बढ़ई है तो काठ का काम करेंगे, लोहार है तो लोहे का काम करेंगे, सुनार है तो सोने का काम करेगा। तो व्यवसाय भी निश्चित है। अनेक प्रकार की असुविधाएं भी होती हैं इन जातियों में। अछूतों के प्रति इनका बुरा व्यवहार रहता है। जैसे ग्रामीण में अछूत भी बनाए जाते हैं तो इनका अछूतों के प्रति व्यवहार थोड़ा सही नहीं रहता, वो इंसान नहीं समझते हैं उनको। तो ग्रामीण समाज के लिए एक चीज है, लेकिन ऐसे ह्यूमैनिटी के आधार पर तो सही नहीं है, लेकिन ग्रामीण के नियम के अनुसार वो लोग इसको सही मानते हैं। जाति पंचायत, इसमें अभी तो आपने जाति पढ़ा, और जाति पंचायत क्या होती है? जाति पंचायत का एक्चुअल में कार्य क्या है? क्योंकि जाति है तो पंचायत का होना निश्चित है, नहीं तो जानते हैं भगदड़ हो जाएगा किसी भी समूह में, किसी भी समाज में पंचायत होना बहुत जरूरी होता है। जाति पंचायत के अपने सदस्यों के लिए वो सभी कार्य करती है जिनसे उनके जाति के नियम, जाति की एकता और जाति का कल्याण हो। जाति पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है कि वो अपने जाति के लिए अच्छे अच्छे काम करती है ताकि उनके संबंध बने रहें, उनके नियम बने रहें, उनके जातियों में एकता हो, उनके जातियों का कल्याण हो। इसके लिए वो क्या है कि जातियों के अपने काम करते हैं जातीय पंचायत। तो ये एक्चुअल में जाति पंचायत क्या करती है? कल्याणकारी कार्य करती है अपने जातियों के लिए। ये बहुमुखी होती है, ये सामाजिक कार्य भी करती हैं, धार्मिक कार्य भी करती हैं, राजनीतिक कार्य भी करती हैं। तो इनके कई चीजें हैं। जैसे सामाजिक कार्य क्या है कि किसी के यहाँ अगर विवाह हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं
तो ये सहयोग करते हैं। जैसे कोई गरीब है गाँव में, उसके यहाँ लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, तो ग्रामीण समाज उस जाति के लोग क्या करेंगे, मिल के उनका विवाह कराएंगे। इनका परस्पर सहयोग होता है। ग्रामीण समाज क्यों इतना महान है, क्योंकि वो एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, उनका विवाह कर देंगे। अब दो लोग अपने में झगड़ा कर लिए, उसका सर फोड़ा है, वो उसका सर फोड़ा है, तो इसमें जब जाति पंचायत होता है, वो आके कहता है अरे दो पुलिस केस हो जाएगा, नौकरियों नहीं लगेगा तुम्हारा। तो उसके लिए फिर क्या करेगा कि उनको बुलाएगा, कहेगा चल तू उसका सर फोड़ दिया, तू उसका सर फोड़ दिया, बात खत्म, अब हाथ मिला। जाति पंचायत झगड़ा निपटाने का भी काम करता है। तो ये इसका सामाजिक कार्य है, समाज के प्रति इसका जाति पंचायत काम है। धार्मिक कार्य क्या है कि धार्मिक कार्य इनका, हर धर्म के अपने अपने देवी देवता हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो ये गांव में पूजा अर्चना करवाते हैं, गांव के मंदिरों को देख रेख करते हैं, उनमें धर्म का प्रचार करते हैं, अपने अपने धर्म का, जिससे कि हमारा देश जो है वो धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है ना। तो धर्म का प्रचार यही ग्रामीणों से उठ के आता है। मंदिरों की देख रेख, आप देखेंगे मंदिरों में पुजारी रहते हैं, तो ये वो नियुक्त करता है पंचायत ही कि ये पुजारी रहेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार वो पुजारी नियुक्त करेंगे। गांव में तो हजारों पंडित हैं, लेकिन एक ही चुना जाता है, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, ये पंचायत तय करता है। तो इनके धार्मिक कार्य भी होते हैं। कोई मान लो मेला लगा हो, जैसे आप देखेंगे तो कई जगहों पे दुर्गा पूजा में मेला लगता है, दीपावली में मेला लगता है, चैतनमी में मेला लगता है। तो वो मेला, वो समारोह का जो है वो पूरा ख्याल रखते हैं, सारी चीजें करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा, बलिया क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा से एक मेला स्टार्ट होता है जिसे ददरी मेला कहते हैं। तो इन समारोह को भी ये पंचायत व्यवस्था जो है ना, इन समारोह को भी करती है, धर्म का प्रचार करती है। उसके बाद ये तीसरा काम करते हैं सुधारात्मक कार्य। ये सुधारने का भी काम करते हैं। क्या सुधारते हैं? अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनके जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, कोई इनके राइट्स को ना छीन ले। जैसे हमारे बोलने का राइट है, इस राइट को कोई अगर छीन ले तो ये जाति पंचायत में बोलने का मौका देती है, अवसर देती है। ये उनके हितों की रक्षा करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई लड़का हॉस्टल में रह रहा है और उसको रहने में अगर दिक्कत होता है, उसको रहने नहीं दिया जाता है, तो ये जाति पंचायत है ना, ये जाके क्या करती है कि उसको हॉस्टल में रहने देती है। औषधालय, मान लीजिए कि चिकित्सालय जो है आपका हॉस्पिटल, ये जाति पंचायत जाके देखती है। हर जाति के पंचायत जो होते हैं वो जाके ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं, हमारे जात के लोगों को दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डॉक्टर बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक कार्य जो है वो इसका आता है जाति पंचायत का, उसके लिए बढ़ाना।